नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं दक्षिण भारत के उन घने और खामोश जंगलों की जहां अंधेरा होते ही हवा नहीं बल्कि मौत चलती थी। क्योंकि इसी जंगल में घूमता था एक ऐसा आदमखोर जिसका नाम सुनते ही गांवों के दरवाजे बंद हो जाते थे। बच्चे सोना नहीं, डर से रोना शुरू कर देते थे। लोग कहते हैं उसकी आंखों में अंधेरा नहीं, आग जलती थी। उसके कदमों की आहट नहीं आती थी, बस हमला होता था। और अगले ही पल एक और इंसान गायब। पूरे इलाके में सिर्फ एक ही नाम, एक दहशत था, सेगूर का आदमखोर। लेकिन मौत की इस खामोश दहशत को चुनौती देने आया एक इंसान, एक ऐसा शिकारी जिसने किस्मत के खिलाफ इस खूंखार दैत्य को रोकने की ठानी। उस इंसान का नाम था केंट एंडरसन। तो दोस्तों, खुद को संभाल लीजिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक शिकारी और बाघ की नहीं, ये जंग है जिंदगी और मौत की। और अगर आपको ऐसी असली घटनाओं पर आधारित कहानियां पसंद है तो स्टोरी शॉट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट ही हमें और ऐसी दिल दहला देने वाली कहानियां लाने की हिम्मत देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, सेगूर का आदमखोर, जो केंट एंडरसन जी की लिखी बुक 9 मैन ईटर एंड 1 रोग से ली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग। सेगूर नामक ये गांव दक्षिण भारत के प्रसिद्ध नीलगिरी पर्वतों, ब्लू माउंटेन्स, जो नीलगिरी शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि उत्तर पूर्वी ढलानों की तलहटी में स्थित है। इस मनमोहक पर्वतमाला के शिखर पर समुद्र तल से औसतन 7500 फीट की ऊंचाई पर स्थित उटाकामुंड का खूबसूरत स्वास्थ्य रिसोर्ट स्थित है। इसे प्यार से हिल स्टेशनों की रानी भी कहा जाता है और ये पूरे भारत से आने वाले पर्यटकों का केंद्र बिंदु है। उटाकामुंड का अपना एक अलग ही आकर्षण है, जहां की जलवायु सभी प्रकार के अंग्रेजी फूलों और सब्जियों को पूर्ण रूप से विकसित होने का अवसर देती है। स्टेशन के आसपास के बागानों से फैले विशाल यूकेलिप्टस, ब्लू गम वृक्षों की सर्वव्यापी सुगंध, जो देवदार और चीड़ के वृक्षों के साथ मिलकर ऊटी की यादों को अविस्मरणीय बना देती है, तथा इसकी ठंडी जलवायु आगंतुकों को दूर स्थित पते मैदानों की गर्मी और थका देने वाले तापमान से एक स्वागत योग्य बदलाव प्रदान करती है। एक खड़ी घाट सड़क जिसकी लंबाई 12 मील है उटाकामुंड से निकलती है और सुंदर लुढ़कती ढलानों से गुजरने के बाद, जहां लोमड़ी शिकार करना कभी अंग्रेजी निवासियों का शगल था, अब लोकजैकाल ने लोमड़ी की जगह ले ली है। ये तेजी से नीचे की ओर सेगुर तक जाता है, जो पर्वत श्रृंखला के निचले भाग में है, जहां घने उष्णकटिबंधीय जंगल है। सड़क कई जगहों पर इतनी खड़ी है कि काफी उच्च शक्ति वाली मोटर कारों के लिए यह रास्ता ठीक नहीं है। सेगुर में सड़क की एक शाखा उत्तर पश्चिम की ओर घने जंगल से होकर गुजरती है, जो महावनहल्ला गांव और मसिनीगुड़ी गांव को छोड़कर लगभग उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाती है, और ये मुख्य ट्रंक रोड से मिलती है, जो बेंगलोर और मैसूर शहरों को उटाकामुंड से जोड़ता है, टिप्पाकाडू के वन चौकी पर। दूसरा विभाजन उतने ही घने जंगल से होकर पूर्व की ओर जाता है, ब्लू माउंटेन्स की तलहटी के साथ 9 मील दूर अनाईकुट्टी के वन बंगले तक। दो बारहमासी धाराएं इस क्षेत्र को सींचती हैं, सेगुर नदी और अनाईकुट्टी नदी, दोनों ही ब्लू माउंटेन से चांदी जैसे झरनों के रूप में उतरती है। यहां उनका पानी विशाल उष्णकटिबंधीय जंगलों से होकर लगभग 15 मील दूर मोयार नदी से मिलता है। मोयार नदी या मैसूर खाई जैसा कि इसे जाना जाता है, उत्तर में मैसूर के मूल राज्य, उत्तर पूर्व में कोयम्बटूर जिले और दक्षिण में इसकी तलहटी के साथ नीलगिरी पर्वतमाला के बीच सीमा बनाती है। कोयम्बटूर और नीलगिरी दोनों मद्रास प्रांत का हिस्सा हैं। मालाबार वायनाड के सदाबहार वन पश्चिम और दक्षिण पश्चिम तक फैले हुए हैं। उल्लिखित सभी क्षेत्र घने वनाच्छादित है। मैसूर, मालाबार और नीलगिरी की ओर शिकार संरक्षित क्षेत्र है तथा बड़ी संख्या में जंगली हाथी, बाइसन, बाघ, तेंदुआ, सांभर, चित्तीदार हिरण और अन्य जानवरों का निवास स्थान है। अनाईकुट्टी का वन बंगला एक टीले पर बना है, जिसके पास से अनाईकुट्टी नदी का घुमावदार पानी बहता है। गर्मियों में यह एक अस्वास्थ्यकर जगह होती है,
मलेरिया के मच्छरों से भरी होती है और काला पानी बुखार के कई घातक मामलों का स्रोत भी। सर्दियों में यह एक स्वर्ग है। सुबह ताजी और धूप वाली होती है, जो जंगल में लंबी पैदल यात्रा के लिए आदर्श होती है। दोपहरें मध्यम ठंडी होती है, शामें सर्द होती हैं, जबकि रात होते ही पहाड़ों की चोटियों से एक बर्फीली हवा ऊपर उठती गर्म हवा की जगह ले लेती है। आसपास के जंगलों से लकड़ियों की धधकती आग। रातें इतनी ठंडी होती हैं कि व्यक्ति हमेशा बंगले तक ही सीमित रहता है, जिसके सभी कमरों में फायरप्लेस लगे हैं। यहां क्रिसमस का माहौल रहता है। फिर थोड़ी देर के लिए पार्टी घृणित हिममानव की ताजा कहानियों पर चर्चा करती है, या रोंगटे खड़े कर देने वाले विवरण के साथ भूत प्रेत की कहानियां सुनाई जाती हैं। यहां तक कि टिन के बंगले के परिसर में भी हाथी, बाघ और तेंदुआ उनकी चीखें, दहाड़ें और दुआएं आग की लौ के साथ दुपट्टे के नीचे आराम से दुबके हुए नींद में डूबे हुए कैदी की याद दिलाती है। उसके बिस्तर के पास मानो वह अभी भी एक उष्णकटिबंधीय जंगल के बीच में है। ये जंगल मेरे पसंदीदा सैरगाह है, और इनमें मुझे कई छोटे छोटे रोमांचक अनुभव हुए हैं जो इतने सालों बाद भी यादगार है। केवल एक का उदाहरण देते हुए, जंगली कुत्ते जो भारत में 30 के समूह में शिकार करते हैं, कभी कभी 3 से लेकर विभिन्न संख्या में मैसूर और कोयम्बटूर की सीमाओं के पार से जंगलों में घुस आते हैं, जहां वे बहुत अधिक संख्या में हैं, और कोयम्बटूर जिले में तो और भी अधिक। ये झुंड सभी प्रकार के हिरणों के लिए बहुत विनाशकारी होते हैं, विशेष रूप से सुंभर और चित्तीदार हिरण, जिनका वे अथक शिकार करते हैं और जीवित रहते हुए ही उनके अंग भंग कर देते हैं। कई अवसरों पर इन दोनों जंगलों में और अन्य जंगलों में मैंने सांभर को वास्तव में इन कुत्तों द्वारा पीछा करते हुए देखा है। अपनाई गई विधि यह है कि जबकि कुछ कुत्ते जानवर का पीछा करते हैं, अन्य एक तरफ की गति में अलग हो जाते हैं अपने शिकार के आगे दौड़ने के लिए, और जब वह उनके पास से तेजी से गुजरता है तो उस पर घात लगाते हैं। शिकार करते समय वे बहुत ऊंची पिच पर चिल्लाते हैं, जो कुत्ते की बजाय पक्षी की सीटी जैसी आवाज जैसा लगता है। इन फ्लैंकर्स द्वारा हमला किए जाने के बाद शिकार को धरती पर लाया जाता है, जो इसे नीचे लाने के अपने प्रयासों में इसकी आंखें फोड़ देते हैं, इसकी जांघ की मांसपेशियों को फाड़ देते हैं या इसे नपुंसक बना देते हैं। मैंने एक बार एक सांभर को जंगली कुत्तों द्वारा पीछा किए जाने पर खुद को बचाने के लिए पानी के एक कुंड में कूदते देखा। उसकी आंतें फटी हुई थी और उसने अपनी आंतों को 20 फुट की दूरी तक पीछे की ओर फेंका हुआ था। सांभर असाधारण रूप से साहसी होते हैं, और कभी-कभी ये कुत्ते उन्हें मारने से पहले जिंदा ही खा जाते हैं। एक शाम लगभग 5 बजे मैं बंगले से 1 मील दूर था, जमीन पर उगे अर्किड की एक असामान्य प्रजाति में रुचि ले रहा था, जो छोटे तारे के आकार के बॉवर्स के छिड़काव में धरती से उगाया था। अचानक मैंने ध्वनियों का एक मिश्रण सुना, जिनकी उत्पत्ति में भौंकता था, जो कि घुरघुराहट और वीफ्स के साथ थी, जिसने मुझे हैरान कर दिया। फिर पहले तो मैं परिभाषित नहीं कर सका। चीखें, चिल्लाहट और लंबी लंबी आवाजें थी। मुझे पता था कि यह शोर जंगली कुत्तों का था, जो एक सुअर या भालू पर हमला करते दिख रहे थे। अपनी राइफल थामे मैं शोर की दिशा में भागा। मैंने शायद एक फरलांग कवर किया होगा जब कोने के आसपास एक बाघिन दौड़ी, जो आधा दर्जन जंगली कुत्तों से घिरी हुई थी। कुत्ते बाघिन के चारों ओर फैल गए थे, जो भयंकर रूप से गुर्रा रही थी। बीच बीच में एक कुत्ता उसे काटने के लिए पीछे से झपट पड़ता। वह फिर उस नाजुक हमलावर को चीरने की कोशिश में मुड़ती, तभी दूसरी तरफ से कुछ और कुत्ते दौड़ पड़ते। इस तरह वह लगातार दौड़ती रही, और मैं देख सकता था कि वह तेजी से थक रही थी। इस पूरे समय कुत्ते जोरदार शोर मचा रहे थे, जिसका मजाक मुझे जल्द ही पता चल गया, जब लड़ाई के बीच एक शांत समय में मैंने मुख्य झुंड की सीटी जैसी आवाज सुनी, जो अपनी अग्रिम टुकड़ी की सहायता के लिए सरपट दौड़ रहा था। बाघिन ने भी यह आवाज सुनी होगी, क्योंकि अचानक नए क्रोध में उसने 2 कुत्तों पर हमला किया,
जिनमें से एक की पीठ पर उसने अपने पंजे से जोरदार प्रहार किया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई टहनी की तेज आवाज के साथ टूट गई। दूसरा किसी तरह खतरे से बाहर निकलने में कामयाब रहा। फिर बाघिन ने अपनी क्षणिक बढ़त का फायदा उठाते हुए छलांग लगा दी और तुरंत ही बाकी 5 कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भाग निकले। वे बस नजरों से ओझल ही हुए थे कि मुख्य झुंड तेजी से गुजरा, जिसमें मैंने गिने 23 कुत्ते मेरी उपस्थिति में जरा भी दिलचस्पी लिए बिना मेरे पास से सरपट दौड़े चले गए। जल्द ही पीछा करने की आवाजें बंद हो गई और बस एक मरा हुआ कुत्ता ही बचा। इस घटना के दौरान मैं इतनी दिलचस्पी ले रहा था तथा कुत्तों के साहस की प्रशंसा में इतना खो गया था कि मैंने बागिन या उसके हमलावरों पर गोली चलाने का साहस ही खो दिया। अगली सुबह मैंने घटना का नतीजा जानने के लिए सिपाही भेजे। वे दोपहर के आसपास लौटे और लगभग 5 मील दूर से कुछ टुकड़े लाए जो पूरी तरह से खत्म हो चुके थे, और उनके पास सचमुच बाघ की खाल का एक टुकड़ा था। वे ये बताने आए थे कि कुत्तों ने आखिरकार उन्हें घेर लिया है। जितना वे इकट्ठा कर सकते थे, 5 कुत्तों ने बाघिन को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। अंतिम युद्ध में वे मारे गए, जिसके बाद विजेताओं ने बाघिन को और यहां तक कि अपने मृत साथियों के भी बड़े हिस्से खा लिए। इन क्षेत्रों में मूल निवासियों की 3 अलग-अलग जनजातियां निवास करती हैं। इनमें से एक है बड़गा, जो बहुत पहले मैसूर राज्य के आक्रमणकारियों के वंशज थे, जो स्वयं उत्तर से आए मुस्लिम विजेताओं से बचकर भाग रहे थे। ये बड़गा अब धनी हो गए हैं। उनके पास जमीनें, मवेशियों और अर्ध जंगली भैंसों के विशाल झुंड है, जिनके सींग बहुत लंबे और घुमावदार होते हैं। इसके बाद केशव आते हैं, जो संख्या में सबसे अधिक लेकिन स्वभाव से सबसे आलसी है और बड़गांव के अधीन चरवाहों और जमीन जोतने वालों के रूप में काम करते हैं। अंत में करुम्बा आते हैं, जिनकी संख्या अपेक्षाकृत कम है, जो इस भूमि के मूल निवासी है और अब पूरी तरह से जंगलवासी है। वे जंगली घास, जड़ों, शिकार और छोटे जानवरों और पक्षियों को फुसाकर अपना जीवन यापन करते हैं। ये करुम्बा उत्कृष्ट शिकारी होते हैं और कोयंबटूर जिले के शोलागा और सेलम के पुजारियों की तरह प्रकृति की सच्ची संतान है, जो जन्म लेते हैं और अपनी मृत्यु तक जंगलों में ही रहते हैं। पाठक को उस देश के बारे में थोड़ी जानकारी देने के बाद, जहां यह साहसिक कार्य हुआ था, मैं सेगुर के नरभक्षी की कहानी बताने में और समय नहीं गंवाऊंगा। बताया गया है कि यह बाघ मूल रूप से मालाबार वायनाड जिले के साइलेंट वैली वनखंड के जंगलों से आया था, जो ब्लू माउंटेन के बिल्कुल विपरीत या दक्षिण पश्चिमी भाग के नीचे स्थित है। यह क्षेत्र हाथियों से भरा हुआ है, जिनमें से इसे उग्र होने का रिकॉर्ड हासिल है, और बाइसन से भी। आमतौर पर यहां ज्यादा बाघ नहीं पाए जाते। साइलेंट वैली में कुछ मानव शिकार हुए और फिर पूरी तरह से बंद हो गए, और फिर टिप्पाकाडु से लगभग 27 मील दूर गुडालुर, मासिनिगुडी और अंततः पूरे क्षेत्र में फिर से शुरू हो गए। सेगुर और अनाईकुट्टी के बीच के इलाके। बाघ अपने मूल स्थान से इतनी दूर कैसे और क्यों आया, और ऐसा करते हुए नीलगिरी पर्वतमाला के बड़े हिस्से को घेर लिया, ये कोई नहीं जानता। गर्मियों का मध्यकाल था और जब मैं वहां पहुंचा, तब बाघ विशेष रूप से सक्रिय था। सेगुर में और एक हफ्ते के भीतर अनाईकुट्टी में भी शिकार कर रहा था। आखिरी शिकार एक केशव चरवाहा था, जो अनाईकुट्टी से लगभग 2 मील दूर नदी के निचले इलाकों में अपने अर्ध जंगली भैंसों के झुंड की देखभाल कर रहा था, और वह झुंड मोयार की ओर बढ़ रहा था। इस बार आदमखोर ने आसपास चर रही भैंसों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए उस आदमी का पीछा किया और उस पर हमला कर दिया। उसने उसे मार डाला था और शायद उसे ले जा रहा था, तभी भैंसों को उसकी उपस्थिति का पता चल गया। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, ये जानवर केवल अर्धपालतू होते हैं और किसी अजनबी के लिए बेहद खतरनाक होते हैं, खासकर अगर वह किसी यूरोपीय की तरह असामान्य वेशभूषा में हो, क्योंकि ये जानवर अक्सर देखते ही हमला कर देते हैं। बाघ को देखकर जाहिर है कि उन्होंने उस पर सामूहिक रूप से हमला किया था,
और उसे भगाने में कामयाब रहे और मृत व्यक्ति को वहीं छोड़ दिया जहां उसे गिराया गया था। उस रात न तो भैंसे और न ही चरवाहा चरागाह में लौटे, इसलिए अगली सुबह एक खोज दल उनकी अनुपस्थिति का कारण जानने के लिए निकल पड़ा। उन्हें मृत चरवाहे को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा, जो शांति से चर रही भैंसों के झुंड से घिरा हुआ था, जिसने बाघ को अपने शिकार की ओर लौटने से प्रभावी रूप से रोक दिया था। शव, बाघ के पैरों के निशान और हमलावर भैंसों के खुरों की जांच से घटनाओं का क्रम स्पष्ट हो गया, जैसा कि मैंने बताया है। सेगुर में एक हफ्ते पहले जो शिकार हुआ था वह एक महिला का था, जो अपने परिवार के लिए रोजाना पानी लाने के लिए अपने पानी के बर्तन के साथ सेगुर नदी में गई थी। इस मामले में बाघ अपने शिकार को ले जाने में कामयाब रहा था। इस घटना का एकमात्र सबूत टूटे हुए पानी के बर्तन, नदी के किनारे की मुलायम मिट्टी में बाघ के पंजे, खून की कुछ बूंदें, फटी हुई साड़ी और बाघ द्वारा अपने शिकार को लेकर भागते समय झाड़ियों में मानव बालों की कुछ लटें उलझ गई थीं। मैंने दोनों स्थानों का दौरा किया और पगों की सावधानी पूर्वक माप और जांच करके, जो सेगुर में नदी के किनारे बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, यह निर्धारित किया कि बाघ एक छोटे आकार का नर बाघ था, जो वयस्क आयु से काफी कम था। रिपोर्टों में कहा गया था कि बाघ सेगुर और अनाईकुट्टी के बीच 10 मील लंबे जंगली रास्ते पर अक्सर घूमता था और उसके पग इस रास्ते पर, खासकर दोनों जगहों के आसपास, देखे जाते थे। इसलिए मैंने शुरुआत में इस रास्ते पर अलग अलग जगहों पर बैठने का फैसला किया और पाठकों को ज्यादा जानकारी दिए बिना इस योजना को अमल में लाया। इस तरह मैंने पूरा एक हफ्ता सेगुर और अनाईकुट्टी के आसपास बारी बारी से बाघ का कोई निशान देखे बिना बिताया। 7वीं रात मैंने सेगुर से 1.5 मील दूर एक पेड़ पर बिताई। अगली सुबह अनाईकुट्टी वन बंगले पर, जहां मैंने अपना मुख्यालय स्थापित किया था, लौटते हुए मुझे बताया गया कि एक करुम्बा, जो पिछली सुबह नीलगिरी की निचली तलहटी से लगभग 4 मील दूर हनी रॉक नामक स्थान के क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में पाई जाने वाली विशाल रॉकबी के छत्तों से जंगली शहद इकट्ठा करने के लिए निकला था, अभी तक वापस नहीं लौटा है। 20 लोगों का एक खोजी दल बनाकर मैं उनके साथ इस जंगली और घने जंगल वाले इलाके में पहुंचा। आदमखोर के संभावित हमले से बचने के लिए दल को 5-5 आदमियों के 4 समूहों में बांटकर हम दोपहर तक खोज करते रहे। तभी एक आदमी ने नाले में मृत करुम्बा का शव पड़ा देखा और मुझे खबर दी। मैं मौके पर गया और पाया कि उस आदमी की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। उसके बगल में उसका खाली केरोसिन का डिब्बा पड़ा था, जिसमें वह शहद इकट्ठा कर रहा था। शहद जमीन पर बिखर गया था और काली चींटियों के झुंड ने डिब्बे को काले रंग के ढेर से ढक दिया था। पहले तो हमने सोचा कि बाघ ने उसे मार डाला है और सोचा कि उस शांत एकांत स्थान पर उसने उसे क्यों नहीं खाया। फिर हमने सोचा कि बाघ ने उसे मार डाला है। पैरों के निशान ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन जल्द ही पता चला कि हत्यारे के साथ 10 मादा भालू भी थी, जिसके साथ उसका बच्चा भी था। मां के पैरों के मानव जैसे निशान और बच्चे के छोटे निशान नाले की तलहटी में बनी मुलायम रेत में साफ दिखाई दे रहे थे। स्पष्ट रूप से मादा भालू अपने बच्चे के साथ सो रही थी, या शायद नाला पार करने ही वाली थी, जब शहद की तलाश में करुम्बा अचानक उस पर आ गिरा। सुस्त भालू का स्वभाव बहुत अनिश्चित होता है। वह देखने और सुनने में कमजोर होता है, इसलिए मनुष्य अक्सर खोजे जाने से पहले उनके बहुत करीब पहुंचने में सक्षम होते हैं, जब क्षण भर के डर और उत्तेजना में वे बिना किसी उकसावे के हमला कर देते हैं। निस्संदेह यही हुआ है जब मादा भालू हैरान, डरी हुई और चिड़ी हुई और अपने बच्चे की रक्षा के लिए, जिसे वह खतरे में समझती थी, करुम्बा पर चपटी, उसके गले में काट लिया, उसका गला काट दिया और फिर जितनी तेजी से हो सका भाग गई। मैं उस भालू का शिकार करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, जिसने आखिरकार अपने बच्चे की रक्षा में ही तो हत्या की थी और अनाईकुट्टी स्थित बंगले पर लौटना चाहता था।
तभी दल में शामिल 4 करुम्बाओं ने मुझसे उस जानवर का पीछा करके उसे गोली मारने का आग्रह किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जब वे शहद के लिए उसी जगह आएंगे तो यह उनके लिए खतरा बन जाएगा। मेरा इस काम में कोई दिल नहीं था, इसलिए नहीं कि मैं उन्हें खुश करना चाहता था। इसलिए मैंने दल के बाकी सदस्यों को वापस भेज दिया और उन 4 आदमियों के पीछे पीछे मादा भालू की तलाश में चल पड़ा। पगडंडियां नाले के किनारे किनारे जाती थीं और फिर एक नाले में मिल जाती थी, जहां श्रीमती ब्रूइन और उनका बच्चा कुछ दूर तक टहलते हुए जंगल में वापस लौट गए थे। वहां से वे ऊपर की ओर उन चट्टानों और गुफाओं की ओर चढ़ गए थे, जहां उन्हें आश्रय मिला था, जहां सैकड़ों चट्टानी मधुमक्खियों के छत्ते हर संभव चट्टान से लंबे काले ढेरों में लटके हुए थे, जिनकी लंबाई कभी कभी 5 फीट से ज्यादा, चौड़ाई 1 गज से ज्यादा और मोटाई 1 फीट से ज्यादा होती थी। जिस जमीन पर हम अब चल रहे थे वह कठोर और पथरीली थी, और मेरी अकुशल आंखों को भालुओं के गुजरने का कोई निशान नहीं दिखा। लेकिन करुम्बा शायद ही कभी गलती करते थे, और लंबे और थकाऊ रास्ते के दौरान उनकी ट्रैकिंग की क्षमता वाकई देखने लायक थी, जो या तो पत्थर पर या फिर किसी पत्थर पर पीछा किया गया। 2 घंटे से ज्यादा समय तक वे मुझे घाटियों में ऊपर नीचे, गहरी घाटियों और पथरीली चोटियों के पार ले गए। किसी उल्टी चट्टान से उखड़ी हुई पत्ती या खुरचने या खोदने के हल्के से निशान से उन्हें पता चल जाता था कि भालू कहाँ गए थे। हम एक गुफा के मुहाने पर पहुंचे, जो एक उभरी हुई चट्टान के ऊपर थी और जहां से 23 अलग अलग चट्टानें लटकी हुई थीं, मधुमक्खियों के छत्ते। उन्होंने घोषणा की कि यह गुफा मादा भालू का घर है। आखिरकार हम और उसका बच्चा प्रवेश द्वार से 10 गज की दूरी पर एक तरफ खड़े होकर मैंने आदमियों को अंदर की ओर पत्थर फेंकने का निर्देश दिया, और उन्होंने लगभग 20 मिनट तक बिना रुके जोर शोर से पत्थर फेंके, लेकिन हमें एक भी आवाज सुनाई नहीं दी। फिर करुम्बाओं ने घास की एक मशाल बनाई। हमने उसे जलाकर गुफा में फेंका, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने 5 ऐसी ही मशालें बनाई। इनमें से एक को जलाकर मैं उस करुम्बा के पीछे पीछे चल पड़ा जो उसे गुफा में ले गया, जबकि बाकी 3 करुम्बा हमारे पीछे पीछे 4 अतिरिक्त घास की मशालें लेकर आ रहे थे। गुफा अंदर से अपेक्षाकृत छोटी थी और साफ तौर पर खाली थी, क्योंकि उसमें रहने वाली और उसका बच्चा हमारी आहट सुनकर या उससे पहले ही चले गए थे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, मेरा उस जानवर से कोई झगड़ा नहीं था, और अगर उसे गोली मारनी पड़ती और बच्चा अनाथ हो जाता तो मुझे बहुत अफसोस होता। हमने अपनी तीसरी मशाल जला ली थी और बस निकलने ही वाले थे। तभी करुम्बाओं में से एक को भारतीय वन के बारे में एक दिलचस्प जानकारी मिली, जिसके बारे में मैंने सुना तो था लेकिन कभी देखा नहीं था, और जिसके अस्तित्व पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया था। उन्हें एक कोने में एक चीज मिली जिसे स्थानीय लोग भालू की रोटी या तमिल में कराड़ी रोटी कहते हैं। ये लगभग 10 इंच चौड़ा, 1 इंच मोटा और गंदे काले पीले चिपचिपे आकार का एक मोटा गोला था। बताया जाता है कि मादा भालुओं को खुरदुरे कांटेदार बाहरी आवरण वाले जैक वृक्ष के फल ढूंढे, जंगली वुड एप्पल फल, बड़े टेनिस बॉल के आकार के और सख्त छिलकों वाले, और छत्ते के टुकड़े जिनमें मधुमक्खियां, छत्ते और शहद शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक सामग्री को पहले मादा भालू बारी बारी से खाती है और फिर पूरे को गुफा में उल्टी के रूप में उगल देती है, जिसे मादा भालू अपने बच्चों के लिए भोजन के रूप में सख्त होने देती है। संभवतः अपने लंबे बालों के कारण भालू चट्टानी मधुमक्खियों के डंक के प्रति आश्चर्यजनक रूप से प्रतिरोधी है, जो बड़ी संख्या में होने पर मनुष्य के लिए घातक साबित हो सकते हैं। ये जंगली फलों और छत्तों की तलाश में पेड़ों और चट्टानों पर अद्भुत क्षमता से चढ़ सकता है। एक गुफा जिसमें एक मादा भालू अपने बच्चों के साथ रहती है, में कभी कभी 1 दर्जन ऐसे कैक होने की खबर है। इस मामले में हमें केवल एक ही मिला था, लेकिन चूंकि मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था या देखा था, इसलिए मेरी उसमें बहुत रुचि थी।
इस रोटी की पौष्टिकता के प्रमाण के रूप में 4 करुम्बाओं ने इसे तुरंत खाने के लिए मुझे दिया, लेकिन मैंने धन्यवाद के साथ मना कर दिया। फिर उन्होंने इसे आपस में बराबर बराबर बांट लिया और बड़े चाव से खाया। अब हम गुफा के द्वार पर बैठे थे। मशाल की लपटों, धुएं या इंसानों की आवाजों ने उन्हें परेशान किया, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अचानक कुछ काली वस्तुएं हमारे चारों ओर भिन भिनाने लगीं, और जैसे ही हम भागने के लिए उठे, ठीक ऊपर छत्ते से चट्टानी मधुमक्खियां बुरी तरह परेशान और क्रोधित होकर हम पर एक हिमस्खलन की तरह टूट पड़ी। हर आदमी अपने लिए था, और जैसे ही मैंने अपनी राइफल उठाई और पहाड़ी से नीचे की ओर दौड़ा, फुर्तीले करुम्बा तेजी से मुझसे आगे निकल गए। हालांकि गति में जो कमी थी वह मैंने कपड़े पहनकर पूरी कर ली, क्योंकि मधुमक्खियां मेरी गर्दन, हाथों और अन्य खुले अंगों पर लगभग 20 डंक मार पाई। जबकि जब हम आधा मील दूर धीमे हुए तो मैंने करुम्बा की प्रत्येक नंगी खाल पर लगभग 40 डंक मारे। ये वास्तव में एक दुखद लेकिन दिलचस्प सुबह का एक हास्यपूर्ण अंत था, और हम अनाईकुट्टी लौट आए, एक बहुत ही समझदार लेकिन बहुत दुखी और बेचैन समूह के रूप में। मैं उस रात 8 बजे निकला, अपनी स्टूडबेकर में धीरे धीरे सेगू की ओर बढ़ रहा था। एक करुम्बा मेरे साथ सहायक की भूमिका निभा रहा था, और मेरे सील्ड बीम स्पॉटलाइट की किरणें दोनों तरफ के जंगल में चमका रहा था। कुछ न मिलने पर हम उत्तर पश्चिमी सड़क पर 6 मील तक चलते रहे, महवन हल्ला और मसिनीगुड़ी से गुजरते हुए, और अंत में 4 मील चलकर तिप्पाकाडु की वन चौकी पहुंचे। यहां हमने 1 घंटा बिताया, और इस बार वापस लौटते समय तिप्पाकाडु से 3 मील दूर सड़क किनारे बाइसन के एक झुंड का सामना किया। जैसे ही कार बेरवीन मासिनीगुड़ी और सेगुर के करीब पहुंची, ये जानवर भाग गए। हमें कई चित्तीदार हिरन मिले, और अनाईकुट्टी की ओर मुड़ते ही सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सांड हाथी दिखाई दिया, जिसके दांत स्पॉटलाइट की तेज किरणों में तेजी से सफेद चमक रहे थे। सिंह की हल्की सी आवाज उसे अपनी राह पर भगाने के लिए काफी थी, और आखिरकार हम अनाईकुट्टी बंगले तक पहुंच गए, लेकिन उस आदमखोर का कोई नामो निशान नहीं दिखा। अगली सुबह अच्छी और उज्जवल थी, और मैं अपने करुम्बा गाइड के साथ जंगल के उस पार मोयार नदी की ओर चल पड़ा, जो उत्तर में 9 मील दूर थी। फिर से हमें बाघ का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन जैसे ही जमीन मोयार नदी के बेसिन की ओर तेजी से नीचे उतरने लगी, हमें एक असाधारण रूप से बड़े वन तेंदुआ के पंजे दिखाई दिए। उसके पैरों के निशान देखकर लग रहा था कि वह वाकई एक बड़ा जानवर था, आकार में एक छोटी बाघिन के बराबर, और अगर मेरे पास उसका पीछा करने का समय होता तो वह एक बेहतरीन ट्रॉफी बन सकता था। अपनी लंबी और निरर्थक यात्रा के बाद हम देर दोपहर थके हुए और कुछ हद तक निराश होकर बंगले पर लौट आए। उस रात हम पुनः मोटर से तिप्पाकाडु गए और वापस आए। लौटते समय अनाईकुट्टी वन बंगले से पहले नदी पार करते समय हमें केवल एक अकेला सांभर मिला। भोर होते ही मैं अपने करुम्बा के साथ एक और पैदल यात्रा पर निकल पड़ा, इस बार दक्षिण पूर्व दिशा में नीलगिरी की ओर। हमें 4 मील दूर झाड़ियों में एक मृत गाय बाइसन मिला। शव की जांच से पता चला कि वह जानवर रिंडरपेस्ट से मरा था। वन विभाग ने लगभग 2 रिपोर्ट दी थी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन याद रखना, यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। आगे जंगल में क्या होगा, केनेथ एंडरसन और उस आदमखोर का सामना कैसे होगा, यह सब आपको अगले भाग में पता चलेगा। तो अगर आप ये कहानी आगे सुनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल स्टोरी शॉट्स को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि अगला पार्ट सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखना, और आप सभी को शुभ रात्रि।